दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे विदेशी पूंजी के बारे में, यानी कि फॉरेन जो कैपिटल होती है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और फॉरेन कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और विशेष तौर से इस वाली वीडियो में हम आप बच्चों को भारत में जो किया गया है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कि हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है, पिछले साल ही पूछा गया है, और भी कई जगह ये क्वेश्चन आ सकता है। तो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हम डिफरेंट जैसे यूपीएससी हुआ या बीपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, तमाम तरीके के कोर्सेज हम आप बच्चों को चलाते हैं जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे सारे के सारे वीडियोज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जो विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदेशी पूंजी। देखिए भारत हो या भारत जैसे बहुत सारे अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर देशों के पास में विकास करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है पूंजी की। पूंजी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब तक पूंजी निर्माण नहीं होगा, जब तक लोगों के पास बचत नहीं होगी, बचतों से ही पूंजी निर्माण होता है। यानी कि भारत या भारत जैसे तमाम अल्प विकसित देशों की यही समस्या है, क्योंकि आय का स्तर नीचा है। आय का स्तर नीचा होने की वजह से, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इनकम का बड़ा हिस्सा उपभोग चीज़ों पे खर्च हो जाता है, जिससे बचत का लेवल कम है, और बचत का लेवल कम होने के साथ साथ जो पूंजी निर्माण की दर है वो भी काफ़ी कम है। और किसी भी देश को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहें, कोई दुकान लगाना चाहें, तो आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है वो पूंजी आपके पास ना हो तो आपको उधार लेना पड़ेगा। इसी तरीके से विदेशी पूंजी जो है उस पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि विदेशी पूंजी से आशय उत्पादक क्रियाओं में विदेशी सरकारों की, संस्थाओं की, निजी व्यक्तियों की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में किए गए विदेशी पूंजी निवेश से है। यानी कि चाहे तो वो विदेशी संस्था दे दे, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक दे दे, आईएमएफ दे दे, और भी कम जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन प्रोवाइड करा दे, पैसे दे दे, या कोई विदेशी निजी व्यक्ति नहीं, इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, या कोई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी कंपनी सेटअप कर दे। यानी कि अगर कोई देश अपने विकास के में पिछड़ गया है तो उसको अपने विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है। उसी पे हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने विदेशी पूंजी के प्रकार को हमने आपको समझाने की कोशिश किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला होता है निजी विदेशी निवेश। निजी विदेशी निवेश में हम दो तरीके से लेते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ऊपर और पोर्टफोलियो निवेश के ऊपर। और इस वीडियो में हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो इस वाले टॉपिक पे रहेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ऊपर। इसके अलावा बच्चों विदेशी सहभागिता भी होती है, विदेशी ऋण भी होती है। विदेशी ऋण भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से वाणिज्यिक उधार होता है, इसके अलावा विदेशी सरकारों से भी ऋण लिए जाते हैं। तो ये सब के ऊपर हम धीरे धीरे करके बच्चों आपसे डिस्कस करेंगे, इन सब के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको समझा देते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश में क्या डिफरेंस है। ये वाला टॉपिक को हम आपको समझा देते हैं। देखिए जब एक विदेशी कंपनी या विदेशी उद्योग या विदेशी फर्म भारत में निवेश करती है, हम भारत के रेफरेंस में लेके चल रहे हैं, और निवेश इस प्रकार से किया गया कि जो मैनेजमेंट है वो भी विदेशी अपने कंट्रोल में रखेंगे। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी रही है, लेकिन फ्लिपकार्ट को खरीद लिया विदेशी कंपनी ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फ्लिपकार्ट में जो भी नुकसान होगा, जो भी नफा होगा, वो सबका सब विदेशी कंपनी का माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी लोग क्या करेंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आई, उसने भारत में अपना नया सेटअप बिठा लिया, जैसे अमेजॉन है। अमेजॉन के अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेयर हाउसेज हैं जो भारत में मिलेंगे आपको। तो ये सब कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है कि विदेशी अपनी पूंजी लेकर आएंगे, या तो वो ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश भारतीय कंपनी है उनको खरीद लेंगे, या अपनी नई कंपनी स्थापित करेंगे। इस तरीके का जो निवेश है वो कहलाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता है, विदेशी निवेशक कंपनी नहीं खरीदते, उनका मैनेजमेंट नहीं खरीदते, बल्कि उनके जो शेयर्स हैं उनको खरीद लेते हैं या लोन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनियां हैं, बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इन कंपनियों को खरीदते हैं, जो इनमें निवेश करते हैं।
तो ये सारा का सारा कहलाता है पोर्टफोलियो निवेश। यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब विदेशी भारत में भारतीय कंपनियों के शेयर या बॉन्ड के माध्यम से लोन देते हैं या उनको खरीदते हैं। इसके अलावा बच्चों विदेशी सहभागिता भी होती है। देखिए अगर आपको याद होगा हीरो होंडा, तो होंडा, हीरो के पास मार्केट था, होंडा के पास टेक्निक थी, हीरो होंडा मिलकर कोलैबोरेशन कर लिया, इसको बोलते हैं हीरो होंडा। यानी कि विदेशी, इसी तरीके से आप देखिएगा जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आप दिल्ली में देखिए मेट्रो बन रही है, मेट्रो जो है वो जापान के सहयोग से या कोरिया के सहयोग से, अब एग्जैक्ट आप पता कीजिएगा कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो यानी कि भारतीय में, अब जैसे मान लीजिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं हम, बुलेट ट्रेन भारत में शुरू होगी मुंबई से लेके अहमदाबाद तक, तो ये बुलेट ट्रेन जो है इसमें भी विदेशी कंपनियों का एक तरीके से कोलैबोरेशन है। तो ये चीजें हम इसको बोलते हैं बच्चों विदेशी सहभागिता, यानी कि देशों के बीच में भी होता है, देश की सरकार और निजी कंपनियों के बीच में भी होता है, और निजी कंपनी के बीच में भी होता है, इस तरीके का जो कोलैबोरेशन है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण किस तरीके से लिया जाता है, एक तो वाणिज्यिक उधार होता है, यानी कि मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाएगा, इसको कहते हैं वाणिज्यिक ऋण। और दूसरा जो तरीका है वो है हमारा विदेशी सरकार से ऋण, यानी कि सरकारें जो है वो आपको ऋण प्रोवाइड करा देती है। जैसे मान लीजिए अमेरिका की सरकार भारतीय सरकार को ऋण दे दे, लेकिन इस तरीके का ऋण जो है वो किसी विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है, विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है, और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो किसी और उद्देश्य के लिए इस प्रकार के पैसों को खर्च नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे जो तरीके हैं ये हमने आपसे डिस्कस किए बच्चों। इसके अलावा हम आगे डिस्कस करते हैं, ये सब देखिए हमने इनको डेफिनेशन आपको दी हुई है। विदेशी पूंजी की भूमिका, यानी कि विदेशी पूंजी किसी देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो बेसिक सी बातें बच्चों आपको याद होनी ही चाहिए कि घरेलू बचत एवं घरेलू निवेश के बीच की एक सेतु का काम करती है। यानी कि बहुत सारे देशों में इतनी पर्याप्त बचत नहीं हो पाती जिससे कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगर आप चाहते हो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो आपको घरेलू बचतों पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। यानी कि घरेलू बचतों का, मैं मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है 100 करोड़ का, लेकिन घरेलू बचत आपकी 20 करोड़ की है, तो आपको 80 करोड़ रुपए विदेशों से निर्भर रहना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने विकास कार्यों को पूरा कर सकते हो। अगर हमारे पास इतना पैसा होता, ऐसी तकनीक होती कि हम खुद की मेट्रो बना लेते, तो हम काहे को विदेशों से हेल्प लेते। हम विदेशों से इसीलिए तो हेल्प ले रहे हैं क्योंकि हमें विकास चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रबंध पद्धति का आगमन, यानी कि जब विदेशी आएंगे तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे, मॉडर्न मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ आएंगे, तो ये सबका फायदा किसी देश के विकास में मिलता है। अगर आप पूरी तरीके से देखें 1991 के बाद, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके अलावा विदेशी विनिमय की प्राप्ति, किसी भी देश को वस्तु खरीद, मान लीजिए भारत जो है वो नोट छाप सकता है, लेकिन अगर भारत को तकनीक चाहिए, भारत को अगर कल पुर्जे चाहिए, भारत को अगर मशीन चाहिए, तो वो घरेलू मार्केट से तो वो नहीं निकाल सकता ना, उसको विदेशों पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो विदेशों में जो चलता है वो पैसा चलता है, रुपया तो चलता नहीं है, डॉलर चलेगा। तो इसका मतलब है कि विदेशी करेंसी हमें इसलिए भी चाहिए, विदेशी निवेश हमें इसलिए भी चाहिए ताकि विदेशों से हम आवश्यकता अनुसार चीजें खरीद सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि देखिए मॉडर्न समय में आप देखोगे बहुत सारे प्रतियोगिता का सामना किसी देश को करना पड़ रहा है। इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, इस प्रतियोगिता को सर्वाइव करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा निर्धनता का कुचक्र को तोड़ने के लिए, देखिए हम जानते हैं कि एक देश गरीब इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब है, और गरीबी को तोड़ने के लिए आपको पूंजी निर्माण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि देश के पास पूंजी है ही नहीं, तो वो निवेश कहां से करेगा। तो इस पूंजी निर्माण के लिए हमें आवश्यक है कि विदेशी पूंजी पर हम निर्भर रहें, यानी कि विदेशी हमें पूंजी दें और हम उसको अपने विकास कार्यों में लगाएं। तो ये है विपत्तिकालीन सहायता। तो बच्चों ये अब हम बात करते हैं बच्चों विदेशी पूंजी के संबंध में भारत की नीति, विशेष तौर पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बच्चों एफडीआई के बारे में। तो बच्चों भारत सरकार की विदेशी पूंजी के प्रति क्या पॉलिसी रही, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है 1991 से पहले की, यानी कि आर्थिक उदारीकरण तब नहीं हुआ था। दूसरा जो पॉलिसी है वो है आर्थिक उदारीकरण की बात की, यानी कि 1991 के बाद की। तो अगर हम बात करें 1991 से पहले की आर्थिक पॉलिसी, जो हमारी फॉरेन कैपिटल पॉलिसी है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें हम लोन को स्वीकार करते थे, यानी कि हम कहते थे कि जो हम इन्वेस्टमेंट करें उसमें विदेशी पूंजी हमें चाहिए, सबको पता था विदेशी पूंजी चाहिए, लेकिन उसका फॉर्म क्या हो, उसके लिए हम लोन तो स्वीकार करते थे, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी हमने बंदिशें लगा रखी थी। तो यहां पर बच्चों यही हमें समझाया हुआ है कि सरकार ऋण एवं अनुदान के प्रति सरकारी नीति जो थी वो बहुत उदार थी, लेकिन वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो वो उदार नहीं थी।
विदेशियों को भारतीय कंपनियों के माध्यम से ही निवेश करने की अनुमति थी। यानी कि जो बड़ा स्टॉक होगा, बड़ा जो स्टेक होगा, वो भारतीय कंपनियों के पास ही रहेगा। छोटा स्टेक लगभग 40% तक विदेशी भारत में कंपनियों में निवेश कर सकते थे। इस तरीके का प्रोविजन बच्चों रखा गया। 1991 से पूर्व की बात करें तो भारत में साझेदारी के आधार पर निवेश करने की अनुमति थी। यानी कि बड़ी जो कंपनी रहेगी वो भारतीय रहेगी और भारतीय कंपनी में वो निवेश करने के माध्यम से वो निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सीमा है वो 40% तक रखी गई। यानी कि 40% से ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते हो विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में। और सरकार ने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे जिससे कि विदेशी जो है कंपनियां हैं वो भारत में ना तो पैसे की उगाही कर सकते हैं, ना जमा स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही एक कानून था बच्चों फेमा को भी फेरा और फेमा के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। फेरा जो था वो कड़ाई से लागू किया गया है ताकि विनिमय जो का जो एक्सचेंज है वो फ्री फ्लो में ना हो सके। लेकिन 1991 में जो भारतीय में आर्थिक संकट आया उसमें उसकी वजह से एक नई तरीके की पॉलिसी अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि सरकार को यह महसूस हो गया कि इस तरीके की जो पॉलिसी है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि देखिए निवेश करना है, विकास करना है तो आपको विदेशी पूंजी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदेशी पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए जब आर्थिक उदारीकरण हुए, जब पीवी नरसिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री रहे, तो जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने एक नई उदारीकरण की पॉलिसी यूज की और उसकी वजह से भारत में ये पहली बार कहा कि विदेशी निवेशकों का वेलकम है। बहुत सारे उद्योगों में ये जो सीमा है विदेशी निवेशकों की सीमा वो 51% से 100% कर दी गई। देखिए 51% का बड़ा रोल होता है। 51% का मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें विदेशी जो पूंजीपति है या विदेशी निवेशकों का स्टेक सबसे ज्यादा होगा। यानी कि वो एक तरीके से ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। इसके अलावा आधारित संरचना का अगर कोई विकास करने के लिए पॉलिसी देता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है आधारित संरचना के विकास करने के लिए, तो उसको वेलकम किया जाएगा। और साथ ही साथ एक अधिकरण बनाया गया विदेशी निवेश क्रियान्वयन अधिकरण, ताकि अगर विदेशी निवेश में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। क्योंकि लाल फीताशाही की वजह से भारत में बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है। इस तरीके की वजह से जो विदेशी निवेशक है वो भारत में निवेश करने से डरता है। इस सबको दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। यानी कि विदेशी निवेशकों को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका जो पैसा है वो भारत में सुरक्षित रहेगा। आप अपने पैसे को जब आप लेके जाना चाहो तो आप लेके जा सकते हो, किसी प्रकार की रोक नहीं है। अगर हम बात करें बच्चों, भारत ने वर्तमान में भी एक नई एफडीआई पॉलिसी लॉन्च की है, उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत में जो वर्तमान में एफडीआई पॉलिसी लॉन्च की है, 2020 में ही लॉन्च की है, उसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। सबसे पहली तो बनाई गई है प्रतिबंधित, ये आप ध्यान से समझिएगा, प्रतिबंधित। दूसरा है निषिद्ध और तीसरा है अप्रबंधित क्षेत्र। यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप 100% तक निवेश नहीं कर सकते हो। आपका जो निवेश की सीमा रहेगी वो 100% से कम रहेगी। मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से उद्योगों में आप 100% से कम निवेश करोगे। कई ऐसे उद्योग है जो निषिद्ध है, यानी कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर ही नहीं सकते हो। और कुछ ऐसे जिनमें आपको 100% तक अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पे आई हैं। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखिए क्षेत्र में 20% तक का विदेशी निवेश कर सकते हैं हम। विदेशी स्वामित्व कौन कौन से क्षेत्र में? बैंकिंग सेक्टर में, खासतौर पे सार्वजनिक बैंकिंग में। इसके अलावा बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण करने में 20% तक निवेश कर सकते हो। विदेशी कंपनियां 20% तक का ही निवेश कर सकते। अभी आपको याद होगा 2020 में तो चीन की कंपनी एचडीएफसी बैंक का अधिग्रहण करने चलती थी, तब मोदी सरकार ने उसको स्टॉप किया था। उसी के बाद ये इस तरीके की पॉलिसी आई है बच्चों। यानी कि सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी अगर आपको 20% का स्टेक भी लेना है तो। 26% तक विदेशी स्वामित्व आ सकता है, जिसमें प्रसारण सामग्री सेवा हो सकती है, एफएम रेडियो है, समाचार पत्र वगैरह है, टीवी का लिंकअप है, इसमें भी सरकार की अनुमति जरूरी है। इसके अलावा जो चैनल है जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय है पर अधिकार है, उसमें भी सरकार की अनुमति जरूरी है और 26% तक आ सकता है। तो ये आप क्या कीजिएगा, वीडियो आप पॉज करके भी देख सकते हो और मैं आपके साथ जो नोट्स है वो भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी 26% तक की अनुमति दी गई है। 49% तक की दी गई है रक्षा उद्योग में, जिसके अंतर्गत 49% तक की दी गई है। और इसके अलावा जो केबल नेटवर्क है उसमें भी 49% तक की है, लेकिन ये ऑटोमेटिक मार्ग से है, यानी कि इसमें सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में भी 49% की है, बीमा में भी 49% की है। आपने देखा होगा बहुत सारी बीमा कंपनियां भारत में चलती हैं।
HDFC इर्गो है और भी बहुत सारी है, लेकिन सारी कंपनियां जो हैं वो विदेशी कंपनियों से टाइप है। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अकेले बीमा नहीं बेच सकती है, इस तरीके का प्रोविजन है बच्चों भारत में, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए पॉइंट वाइज आप याद रखिएगा कौन कौन से एकल ब्रांड यानी कि जो सिंगल ब्रांड है उसमें 49% तक है, पेंशन क्षेत्र में 49% तक है, तो ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा 51% भी है मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में, 51% तक लिमिट है। 74% है क्रेडिट सूचना कंपनियों में। जो नागरिक उड्डयन है उसमें भी 49% तक स्वचालित है, और 49% से ऊपर अगर आप करना चाहो 74% तक कर सकते हो, वो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा हवाई अड्डे में 74% तक स्वचालित है, और 74% से ऊपर चाहते हो तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरीके से बच्चों डिफरेंट बैंकिंग और निजी क्षेत्र में भी 49% तक स्वचालित है, और उससे ऊपर आप जाओगे तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें सब कुछ आपको बताया हुआ है कौन कौन से क्षेत्रों में कितना कितना निवेश की परमिशन दी गई है 2020 के साथ। अब देखिए ये है जो ये वाला जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यानी कि निषिद्ध क्षेत्र, यानी कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो कौन कौन सी क्षेत्र है? सरकारी निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी, इसके अलावा कैसीनो, चिट फंड, निधि फंड, हस्तांतरण विकास अधिकारों, रियल एस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउस का निर्माण, तंबाकू या तंबाकू विकल्प जैसे सिगरेट, इन सब में विदेशी निवेशक नहीं आ सकते। निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नहीं खुली गतिविधियां जिसमें क्षेत्र परमाणु ऊर्जा है, रेलवे संचारण है, इसमें विदेशी निवेशक निवेश नहीं कर सकते हैं। ये हमें समझना है सारे का सारे पॉइंट्स को। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो हम एग्रीकल्चर यानी कि जिसमें आप 100% तक विदेशी निवेशक अलाउ है, जिसमें एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स है, मशरूम अंडर, तो ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों। डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ सीड्स है, एनिमल हस्बेंड्री है यानी पशुपालन में 100% तक निवेश है। इसके अलावा प्लांटेशन सेक्टर में भी 100% तक का निवेश कर सकते हैं, जिसमें टी सेक्टर है, कॉफी है, रबड़ है, तो आप इन सबको लर्न कर लीजिएगा। 100% तक और किस किस में निवेश कर सकते हो, यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी आप 100% तक का निवेश कर सकते हो। ये सारी की सारी जानकारी है हमारे को ऑलरेडी अवेलेबल है। अब वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसको लिख सकते हो और मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये मुझे हिंदी में नहीं मिला इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में ही इसको अटैच कर रहा हूँ। इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के माध्यम से भी आप 100% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मर्चेंट बैंकिंग, अंडर राइटिंग में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, स्टॉक ब्रोकिंग्स, ये तमाम तरीके की चीज़ें जहाँ पर आप 100% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये सारे के सारी पॉइंट्स आपको बच्चों लर्न होने चाहिए अगर आप एफडीआई के बारे में एग्जाम में देने जा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, लीजिंग एंड फाइनेंस है, यहाँ पे 100% तक का अलाउ कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स में 100% तक का अलाउ किया गया है। इसके अलावा असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, ये सारा का सारा यहाँ पे आप एक क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे 100% अलाउ है तो आपको मैं कहाँ तक बताता रहूँगा, तो ये सारे के सारे आप लर्न कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल पार्क है, ब्रॉडकास्टिंग कैरियर सर्विसेज है, तो ये हम बच्चों समझते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आगे आते हैं और हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे पास कहाँ कहाँ से आता है। देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सिंगापुर है। सिंगापुर में जो हमारे भारत में कुल प्रत्यक्ष निवेश आता है वो आता है 1,91,194 मिलियन, उसमें से 29% तो सिंगापुर से आता है और मॉरिशस से आता है 25.3%। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 50% से ऊपर जो है वो इन दो देशों से आता है, सिंगापुर और मॉरिशस से। इसके अलावा तीसरे नंबर पे नीदरलैंड और चौथे नंबर पे अमेरिका। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिंगापुर भारत में निवेश कर रहा है या मॉरिशस भारत में निवेश कर रहा है। एक्चुअल में ये जो देश है ये टैक्स हेवन्स है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसे भारत में निवेश करना है, तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपनी कंपनी खोलेंगे मॉरिशस में, और मॉरिशस में और भारत में इस तरीके का एग्रीमेंट है कि चाहे तो आप मॉरिशस में टैक्स दे दो, चाहे आप भारत में टैक्स दे दो। भारत में टैक्स देना पड़ता है मान लो 25% और मॉरिशस में टैक्स देना पड़ता है 2%। तो वो मॉरिशस में अपनी कंपनी पहले स्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब कोई प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट को वो मॉरिशस ले जाए और टैक्स से बच जाए। यानी कि आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि सिंगापुर और मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप में देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये विकसित देशों से ही हो रहा है। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट को करने वाले वही विकसित देश हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
तो इस तरीके की जो बच्चों टैक्स जो है, अब देखिए सरकार को सब पता है कि सरकार इस तरीके का होता है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं रोकना चाहती है, क्योंकि विदेशी निवेश आना बहुत जरूरी है। अगर विदेशी निवेश नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? अगर देखिए अमेजॉन आया है, भारत का पैसा लेके जा रहा है, आप सब कहोगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय कंपनी को ही आप प्रमोट करो, विदेशी कंपनी आएंगी, अगर भारत में अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती हैं तो डेफिनेटली रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार को ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा कोई क्षेत्र ना खोल दिया जाए जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय की जो आंतरिक सुरक्षा है या आंतरिक ढांचा है उसको भी नुकसान पहुंचे। इसके अलावा क्षेत्र अनुसार अगर हम बात करें तो क्षेत्र अनुसार किस तरीके का निवेश है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र में 22.80 का इन्वेस्टमेंट है विदेशी एफडीआई, संचार सेवाओं में 15.40 का इन्वेस्टमेंट है एफडीआई का, वित्तीय सेवाओं में 11.5 का है, थोक और जो परचून व्यापार है यानी कि फुटकर जो व्यापार है उसमें 10.7% का है। इसके अलावा कंप्यूटर सेवाओं में 8.9 का बिजनेस है। यानी कि भारत में विदेशी निवेशक सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक टेबल हमने आपको दिखाई हुई है और इस टेबल को के माध्यम से हम आप बच्चों को समझाएंगे कि किस तरीके से भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी क्या स्थिति है। तो बात करें अगर हम भारत में जो निवेश है उसकी, तो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो आप देख सकते हो डेटा वाइज 2019-20 में जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो है $43.013 मिलियन और ये लगातार देखिए बढ़ा है। यानी कि 2000 अगर हम बात करें ये लगातार आप देखिए बढ़ा है। तो भारत में बड़ी मात्रा में निवेश विदेशी निवेशक भारत में आए, लेकिन अगर हम बात करें 17-18 में तो ये लगभग स्थिर रहा है, 14-15 से 17-18 में ये घटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें संस्थागत निवेशकों की, और इसका मतलब हम यहाँ पे बात करें तो ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसकी बात करें तो भारत में ये की जो वैल्यू है बहुत अस्थिर रही है। आप देख पा रहे हैं कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है वो बहुत जल्दी घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब एफडीआई का जो पैसा है वो बहुत लंबे समय तक भारत में ही रहेगा। इसीलिए सरकार जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोट करने की बात करती है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो विदेशी निवेशक है वो पैसा लगाएंगे, जब उनको प्रॉफिट नजर आएगा तो लगाएंगे, जब प्रॉफिट लेके वो बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2019-20 में कुल मिलाकर $44,416 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रहा होगा। ये टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो बच्चों हम हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा। एक बार हम इसकी जो आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका हम ये कह सकते हैं कि विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट की बात की गई, जितना हमने अनुमान लगाया था, जितना अनुमोदन हुआ उसके मुकाबले काफ़ी कम आया है। यद्यपि आर्थिक सुधारों के बाद यानी कि 1991 के बाद विदेशी निवेशकों ने भारत में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन केवल ये भारत में नहीं हुआ बल्कि विश्व के तमाम देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। क्योंकि जब मान लीजिए किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया अपने देश में तो डेफिनेटली वो अपना विदेशों में पैसा लगाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा भारत में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कुछ राज्यों में हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि अगर हम बात करें, हाँ देखिए ये भी हमें याद रखना है कि जो पूंजी निवेश आया है उसमें से 29% जो है उसका उद्देश्य भारत के जो वर्तमान उद्योग है उनको खरीदना रहा है। यानी कि किसी भी तरीके से उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जो कंपनियां भारतीय कंपनियों द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी उन्हीं कंपनियों को विदेशी निवेशकों ने खरीदा है और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो 29% किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन दीव में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कर्नाटक में, इन्हीं में ही अधिकतर विदेशी निवेश आया है, आधे से भी अधिक। यानी कि विश्व भारत के बहुत बड़े एरिया में विदेशी निवेशक आए ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में आए हैं। तो इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। इसके अलावा जो चीन की तुलना करें तो चीन हमसे एफडीआई को ग्रैब करने में हमसे कहीं ज़्यादा सफल रहा है। तो इन तमाम की बात करें तो भारत में अभी भी एफडीआई के बारे में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार इस कदम में जो आप 2000 की पॉलिसी देखोगे, 2020 की पॉलिसी देखोगे एफडीआई की, उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए हैं बच्चों, जिससे एफडीआई जो है वो ज़्यादा आकर्षित रहे। काफ़ी सारे सेक्टरों को नया भी खोला गया है। काफ़ी सारे सेक्टर जो पहले सरकार की आवश्यकता होती थी उनको ओपन कर दिया गया है। तो बच्चों उसके बारे में हम फिर कभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में जो डिटेल है वो आपको हो गई होगी। अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम आपको विदेशी सहायता के बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।